प्यारे प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में जो कि नीट और आईटी के लिए जो गोल्डन और प्लेटिनम टेस्ट सीरीज हो रहा है, इसमें जो 10 नंबर टेस्ट अभी हुआ था, टेस्ट नंबर 10, उसमें फिजिक्स में जो 45 क्वेश्चंस थे उसमें ऑलरेडी हम 15 क्वेश्चन पहले वीडियो में सॉल्व करा दिए थे। तो आज सेकेंड पार्ट में आज फिर हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं और थर्ड पार्ट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। इस तरह से 3 पार्ट में टोटल आपके 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक पार्ट हम सॉल्व करके इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आई होप उसको आप लोग देख चुके होंगे। उसमें जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए होंगे उसका आप एनालिसिस कर चुके होंगे। और थोड़ा सा बीच में 1-2 दिन वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन था। इसमें हाँ कुछ टाइम हम लोग का गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, तो अब टाइम मिला है तो इसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अब आज जो 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर क्वेश्चन तक जो आपके क्वेश्चन गलत हुए होंगे, 2-4 क्वेश्चन, उसके एनालिसिस आप जरूर कर लीजिएगा। लेकिन पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए, जिससे कि टेस्ट के जितने क्वेश्चन आए हों वो आपके तैयार हो जाए। और टेस्ट में बहुत ही चुन चुन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को दोबारा एक बार जरूर देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हों उसका सोल्यूशन भी आप देख लीजिए। आओ प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पर है, जिसमें हमने बताया भी था कि ये जो टॉपिक है टेस्ट था 10 नंबर टेस्ट, इसमें मैकेनिक्स के फिजिक्स में मैकेनिक्स के 2 क्वेश्चन आए थे। इस तरह से केमिस्ट्री के भी कंप्लीट क्वेश्चंस थे, बायो के भी थे, ठीक है ना। तो फिजिक्स में दो मैकेनिक्स के लास्ट के 2 टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन और ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस दिए गए थे। तो इसमें आपको ग्रेविटेशन एसएचएम के यही सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आज जो क्वेश्चन मिलेगा आपको एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे 16 से लेकर के 30 तक। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम अटैच टू द सीलिंग ऑफ ए स्टेशनरी लिफ्ट हैज टाइम पीरियड टी, है ना। लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम को सस्पेंड कर दिया गया है और इसका लेंथ L है ना। इस बॉब का मास M है। तो द डिस्टेंस Y covered by the lift moving upward varies with time t, y is equal to t square, where y is the meter and t is a second. If g is equal to 10 meter per second square, the time period of the pendulum will be. पहले कह रहा है कि बेटा एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड t है। तो इसका टाइम पीरियड t है, मतलब जब तक वह लिफ्ट के अंदर नहीं है तब तक तो बेटा इसका टाइम पीरियड t बराबर 2π√L/g होगा। लेकिन जब इसको लिफ्ट के अंदर कर दिया, जब लिफ्ट के अंदर कर दिया तो लिफ्ट ऊपर जाने लगा और दे रहा है ना, लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना, मूविंग अपवर्ड, इस इक्वेशन से जा रहा है। तो y इक्वल टू टी स्क्वायर को हम 2 बार डिफरेंशिएट करके हम क्या निकाल रहे हैं कि कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में लिफ्ट के अंदर जो ग्रेविटी होगा वो जी डैश हो जाएगा, इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगा। और जब कोई लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि लिफ्ट के अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी जी डैश होता है वो जी प्लस ए हो जाता है। तो तुरंत मन में आप सोचिए कि इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करके ए निकाल लें, एक्सेलरेशन निकाल लें और जी डैश निकाल के टाइम क्वेश्चन को क्या कर लें बेटा, सॉल्व कर लें। तो ये पूरा पेंडुलम ऊपर जाने लगा किस इक्वेशन से, y इक्वल टू टी स्क्वायर से। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy/dt यानी इसकी वेलोसिटी आ गया कितना 2t। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा, तो dv/dt से इसका एक्सेलरेशन आ गया और कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिफ्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में लिफ्ट के अंदर जो इफेक्टिव ग्रेविटी काम करेगा ये पता होना चाहिए कि g प्लस ए होगा। तो ये हो जाएगा g प्लस 2, g का वैल्यू है 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वह लिफ्ट ऊपर जाने लगा। तो ऐसे में अब हम लोग 2 इक्वेशन बना लें। एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, है ना। जब तक वो लिफ्ट के अंदर नहीं है तब टाइम पीरियड दिया है t इज इक्वल टू 2π√L/g, और बाद में इक्वेशन हो जाएगा t डैश इज इक्वल टू 2π√L अपान, प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा g डैश इज इक्वल टू 2π√L अपान g डैश के स्थान पे प्यारे बच्चों हो जाएगा g प्लस ए। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो, t अपान टी डैश इज इक्वल टू 2π से 2π कट गया और यहाँ से l से l कट गया और यहाँ से आ गया g प्लस ए अपान g इज इक्वल टू √g का वैल्यू 10, a का वैल्यू आया है 2 अपान 10, ये आ गया √12 अपान 10 इज इक्वल टू √6 अपान 5। अब आओ देखते हैं पूछता क्या है, वही टाइम पीरियड पूछ रहा है ना। तो देखो आंसर दिख भी रहा है यहाँ पर,
है ना, आंसर दिख भी रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो यहां से हम लोग फाइंड कर लें टी डैश, तो टी डैश इज इक्वल टू आ गया √5/6 इंटू टी, है ना, ये देखिए आंसर आ गया। तो ये ध्यान देना है आपको, ये आंसर हम लोग को मिल गया √5/6 इंटू टी। तो टाइम पीरियड आप सिंपल पेंडुलम टोटली बेटा उसके लेंथ पे डिपेंड होता है, ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, इसलिए सिंपल पेंडुलम का नाम तो है बेटा सिंपल, लेकिन इसके स्पेशल केस बहुत ज़्यादा हैं। जितने तरीके से लेंथ चेंज हो सकता है उतने क्वेश्चन बनेंगे, जितने तरीके से ग्रेविटी चेंज हो सकता है उतने क्वेश्चन बनेंगे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो लिफ्ट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको कहीं ना कहीं इंक्लूड करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है। और लिफ्ट में भी 6-7 केसेस हैं, वो आपका तैयार रहना चाहिए कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि एक्सेलरेशन से जा रहा है कि रिटार्डेशन से जा रहा है, कि फ्री फॉलिंग लिफ्ट है, सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, एकदम इजी होते हैं, इस पर ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इफ दे आर फर्स्ट ज्वाइंड इन पैरेलल एंड देन सीरीज। तो उनके टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहा है, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको स्प्रिंग के सीरीज और पहले कॉम्बिनेशन का आइडिया होना चाहिए। स्प्रिंग में कह रहा है कि पहले तीनों आइडेंटिकल स्प्रिंग पहले किसमें कनेक्ट हैं, फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज। तो जब इसको पैरेलल में आप तीनों स्प्रिंग को कनेक्ट करेंगे, है ना, तो जो नेट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा पैरेलल में k प्लस k इज इक्वल टू प्यारे बच्चे हो जाएगा 3k। इसलिए यहाँ का जो टाइम पीरियड हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π√m/k के स्थान पे प्यारे बच्चे हो गया 3k। बाद में जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो यहाँ का जो k डैश होगा, जब सीरीज में होगा तो k और k 3 बार स्प्रिंग जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट k/3 हो जाएगा, है ना। तो सीरीज और पैरेलल का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड हो जाएगा स्प्रिंग पेंडुलम का 2π मास वही है, लिख भी रहा है, सेम मास दोनों कंडीशन में अटैच है, और यहाँ पे हो जाएगा k/3, दैट इज T2 इज इक्वल टू 2π√3m/ कितना आ गया k। ये आ गया कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो पहले पैरेलल उसके बाद से सीरीज का रेशियो पूछ रहा है, उल्टा आंसर नहीं देना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक ना। तो T1 और T2 का रेशियो आपको ले लेना है। तो यहाँ से आ गया T1/T2, 2π से 2π कट जाएगा, √m/3k, और यहाँ से आ जाएगा k/3m। तो यहाँ से देखा जाए तो k से k कट गया, m से m कैंसिल हो गया, √1/9 हो गया, इज इक्वल टू 1/3 आ गया। इस तरह से दोनों कंडीशन में जो टाइम पीरियड का रेशियो आएगा वो 1:3 का रेशियो आएगा। इसके लिए सीरीज और पैरेलल का आपको आइडिया रहना चाहिए। 1:3, ये देखिए आंसर दिया है ना। तो सीरीज में जब स्प्रिंग को कई स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होने लगता है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स लेसर देन लीस्ट, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। इसका आइडिया आपको होना चाहिए। बस इसी पे सीरीज और पैरेलल पे बेस्ट था, और स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड बस आपको पता होना चाहिए, t = 2π√m/k, इसका आइडिया रहना चाहिए, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, है ना। ये पार्टिकल SHM अगर कर रहा है तो इसको मान ले रहे हैं मीन पोजीशन, इसको मान रहे हैं एक्सट्रीम यानी इंड पोजीशन, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों इसका एम्पलीट्यूड होता है ना। यह है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड दिया है हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से ये SHM कर रहा है। तो मीन पोजीशन से एक तरफ गया, फिर वापस आएगा, फिर मीन पोजीशन से दूसरे तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, तब जाके एक टाइम पीरियड होगा। और टाइम पीरियड दिया है इसका 1.2 सेकेंड का टाइम पीरियड है, ये दिया हुआ है। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x = 2 सेंटीमीटर टू x = 4 सेंटीमीटर, है ना। तो x = 2 सेंटीमीटर से x = 4 सेंटीमीटर पार्टिकल फ्रॉम x = 2 to x = 4 एंड बैक अगेन इज गिवन बाय द मीन पोजीशन एट x = 0। तो देखो इसका आधा देख रहे हो, 2 सेंटीमीटर यहाँ है
और ऐसे चला तो 4 सेंटीमीटर आके यहां जाके कंप्लीट हुआ, देख रहे हो। तो 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जाने का टाइम और उसके बाद से पुनः आने का टाइम दोनों मिला देना है। तो ये पता होना चाहिए कि आधे एम्पलीट्यूड से एक्सट्रीम तक जाने का जो टाइम होता है प्यारे बच्चों, ये t/6 होता है। ये क्लास में बताया गया है और ये चीज़ आपको क्लियरली याद होना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्विंग एकदम आसान हो जाए। यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/12 होता है, यहाँ से यहाँ तक टाइम t/6 होता है। तो ये जो टाइम लगा आप लोग देख रहे हो कि t = t/6 और t का वैल्यू दिया है 1.2/6, तो ये आ गया कितने सेकेंड, 0.2 सेकेंड का ये टाइम आ गया। लेकिन पुनः वापस आने का भी टाइम पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाना और फिर वापस आना, तो 0.2 सेकेंड को हम लोग अगर डबल कर दें तो इसका जो टाइम आ जाएगा t डैश = 0.2 × 2 = 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों, 0.4 सेकेंड। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको है कि मीन से a/2 जाने का टाइम t/12 लगता है और a/2 से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम t/6 लगता है, तो कई क्वेश्चन आपके बहुत स्पीड में सॉल्व हो जाते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। A body performs simple harmonic motion about x = 0 with an amplitude a। देखो एम्पलीट्यूड a दिया है और टाइम पीरियड t गिवन है, तो x = a/2 पर स्पीड पूछ रहा है ना। तो x = a/2 पर अगर आप स्पीड फाइंड करोगे तो एक खास बात यह है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v = ω √/a² - y²। तो यहाँ से स्पीड फाइंड करना है टाइम पीरियड के टर्म में, तो ओमेगा को क्या लिख दिया जाए, 2π/t √/a² - y का वैल्यू आप लिख दीजिए a/2, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों a²/4। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व कर लेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा स्पीड = ओमेगा को हम लोग लिख दिया 2π/t √/1 देखो a² - a²/4 = 3a²/4। ये आ गया 3a²/4। तो ये आ गया 2π/t × √3a² का √a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √3πa/t। ये स्पीड आ गया है ना, स्पीड पूछ भी रहा है। ओके, √3πa/t, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड अगर आपको फाइंड करना है तो v = ω √/a² - y² से ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं और खूब एग्जाम में आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ए बॉडी ऑफ मास 36 ग्राम इज अंडरगोइंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a = 13 सेंटीमीटर। देख रहे हो, यहाँ हमने मीन पोजीशन मान लिया, यहाँ पर हमने एक्सट्रीम पोजीशन मान लिया। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम यानी इंड पोजीशन है, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो एम्पलीट्यूड दिया है ये दिया है 13 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है प्यारे बच्चों। एम्पलीट्यूड इज 13 सेंटीमीटर। ये भी देखना चाहिए कि मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टाइम पीरियड 12 सेकेंड है, t = 0 से मोशन स्टार्ट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट x इज 13 सेंटीमीटर। The shortest time for passing from x = 6.5 सेंटीमीटर to -6.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी खास बात कह रहा है कि t = 0 से 13 सेंटीमीटर से इसको रिलीज किया जा रहा है, तो 6.5 सेंटीमीटर आप देख रहे हो, 6.5 सेंटीमीटर यहाँ से ये वैल्यू 13 का आधा 6.5 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पर आया, तो ये हो गया प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड का आधा, देख रहे हो 6.5, 13 का आधा 6.5। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हम बता चुके हैं, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया है, ये t/12 लगता है और टाइम पीरियड इसका दिया है प्यारे बच्चों 12 सेकेंड, 12/12 = 1 सेकेंड। बट आंसर ये नहीं है, क्योंकि 6.5 से -6.5 आना है, नहीं उतना ही अब इधर भी आना है ना। इधर ये इधर एम्पलीट्यूड यहाँ तक होगा, तो ये हो जाएगा माइनस आपका 6.5 -6.5। तो यहाँ का अगर 1 सेकेंड लगा
तो नेगेटिव डायरेक्शन में उतना ही जाने का, ये भी प्यारे बच्चों 1 सेकेंड होगा, और 1 मिलके आंसर कितने सेकेंड आ जाएगा, 2 सेकेंड का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। तो देख रहे हो आधे एम्पलीट्यूड से मीन तक जाने का t/12, तो ये आ गया 1 सेकेंड, तो अगला उतना ही और जाने में 1 सेकेंड, 1 और 1 मिलके 2 सेकेंड का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था थोड़ा देखते हैं। हाँ, ये 20 नंबर था, 21 की बात करते हैं। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, अ पार्टिकल परफॉर्म SHM along x एक्सिस विद एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड कैपिटल T बराबर 0 से मोशन स्टार्ट हुआ है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, रेस्ट से मोशन स्टार्ट होगा तो सोचो मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन पे स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो रेस्ट से तभी बॉडी मोशन स्टार्ट कर सकता है जो वो बॉडी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर हो। क्लियर, या तो पॉजिटिव स्ट्रीम पे या तो नेगेटिव स्ट्रीम पर हो। तो टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल ए डिस्टेंस a/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम को इंड पोजीशन भी कहा जा सकता है। और ये एम्पलीट्यूड इसका दिया है a एम्पलीट्यूड दिया है। t = 0 से यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से a/4 देख रहे हो, a/4 चलने में कितना टाइम लगेगा ये वैल्यू आपको बताना है। तो ऐसे में ये आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट होता है तो इक्वेशन क्या बनता है, y = a cos ωt। ठीक बेटा, y = a cos ωt से अब आप इसका टाइम निकालोगे। अब यहाँ पे कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट के स्थान पर, ये सारी a/2 नहीं, a/4 है, a/4। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट के स्थान पे a/4 रख देगा। नहीं, कोई भी एंगल देखा जाता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है सिस्टम में हमेशा मीन पोजीशन से देखा जाता है। तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, a में से a/4 माइनस कर दो तो आ जाएगा 3a/4, है ना। देखो a में से a/4 माइनस कर दो 3a/4, तो y के स्थान पे a/4 नहीं रखेंगे, मीन पोजीशन से ये वैल्यू रखेंगे और ये आ जाएगा 3a/4 = a cos ωt। a से a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों 3/4 = cos ωt। आंसर देखते हैं किसके टर्म में दे रहा है। अच्छा, टाइम पीरियड के टर्म में आंसर दे रहा है ना, टाइम पीरियड के टर्म में। तो यहाँ से आ गया cos ωt = 3/4, दैट इज ωt = cos इनवर्स 3/4। और ओमेगा को आप लिख दीजिए 2π/t × t = cos इनवर्स 3/4। तो यहाँ से t आ गया, टाइम = कैपिटल T इधर आ गया, 2π से डिवाइड हो गया और ये cos इनवर्स 3/4 इसका आंसर आ गया। इतना टाइम लगेगा, t/2π cos इनवर्स 3/4। और देखते हैं क्या आंसर दिया है, t/2π cos इनवर्स 3/4, सी ऑप्शन इसका सही है। तो इस क्वेश्चन में आपने कितनी खास बात सीखा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे चलने पर मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देगा, a/4 रख देगा डिस्प्लेसमेंट के स्थान पर, जबकि मीन पोजीशन से वैल्यू हमेशा मेजरमेंट करते हैं, इसलिए y के स्थान पे 3/4 रखना है। इस बात पर आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल अंडरगोइंग सिस्टम इन वन टाइम पीरियड, है ना। वन टाइम पीरियड में क्या होगा, इसे जाएगा बॉडी, फिर वापस आएगा, इस बात से मीन पोजीशन से उतना ही फिर इधर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, है ना। तो ये एम्पलीट्यूड a है, इधर भी a है, इधर -a है, इधर -a है, इधर जाना वापस आना, फिर इधर जाना वापस आना। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी जहाँ से चलेगा वहीं आ जाएगा, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0, है ना। ये ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर डिस्टेंस पूछता ना तो इसका एम्पलीट्यूड अगर a है तो 4a आंसर आता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में दिया भी है ना। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं।
23 number question. Two pendulums of length 121 centimeter, 100 centimeter start vibrating in phase. At some instant, the two are at the mean positions in the same phase. The minimum number of vibration of the shorter pendulum. Shorter pendulum मतलब इसका length कितना हो 100 centimeter. After which the two are again in phase at the mean position. बहुत ही important question है. ऐसे questions की practice आपकी रहनी चाहिए. तो जो एक पेंडुलम है ना, आप देखिए जो पहला पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लीजिए. T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L1 अपान जी. दूसरे का टाइम पीरियड T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L2 अपान जी. अब क्या करो, इसका रेशियो ले लो दोनों का. तो यहाँ से प्यारे बच्चों आ जाएगा T1 अपान T2 इक्वल टू रूट ओवर L1 अपान L2 इज इक्वल टू रूट ओवर 121 अपान 100 इज इक्वल टू 11 अपान 10. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 10T1 इज इक्वल टू 11T2. देख रहे हो, 10T1 इज इक्वल टू 11T2, N1T1 इज इक्वल टू N2T2. तो ये स्मॉलर वाले का टाइम पीरियड है. तो स्मॉलर वाला जो है उस सेम फेज में आने के लिए 11 ऑसिलेशन करेगा और बिगर वाला जो है वह उसी फेज में आने के लिए सेम फेज में 10 ऑसिलेशन करेगा. तो स्मॉलर वाले का पूछ रहा है, तो इसका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा कितना 11 ऑसिलेशन. छोटे वाले पेंडुलम को करना पड़ेगा, बड़े वाले का पूछता हो तो उसका आंसर 10 होता. शॉर्टर वाले का पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 11. तो ये इसका आंसर है. अगर बिगर वाले का पूछता तो आंसर 10 है, शॉर्टर वाले का पूछ रहा है तो ये आंसर है इसका. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिए. अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 24 पे. ये ए प्लैंक ऑफ मास 12 kg. ये जो प्लैंक है दो स्प्रिंग से अटैच है. दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लेते हैं और ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, दिख रहा है. 12 kg का है. ए प्लैंक ऑलवेज रिमेन हॉरिजॉन्टल व्हेन द प्लैंक इज प्रेस्ड डाउन एंड रिलीज. तो SHM कर रहा है 3 सेकेंड के टाइम पीरियड से. तो इसका इक्वेशन होगा 2 पाई रूट ओवर M/K वाले फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा. व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास M इज अटैच टू द प्लग. अब इस पे एक और मास ला के अटैच कर दिया तो टाइम पीरियड इसका 6 सेकेंड हो गया. तो ये जो मास रखा गया है इसका वैल्यू देखो पूछ रहा है, मास ऑफ द ब्लॉक का वैल्यू पूछ रहा है. तो पहले टाइम पीरियड 3 सेकेंड है, बाद में टाइम पीरियड 6 सेकेंड है. तो K और K मिलके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2K. तो आओ टाइम पीरियड पहले 3 सेकेंड, पहले 3 सेकेंड कर ले रहे हैं. 2 पाई रूट ओवर, पहले मास केवल किसका यूज करेंगे प्लैंक का, बाद में मास रखा है तो 12 kg. तो यहां लिख देते हैं 12 kg अपान स्प्रिंग कांस्टेंट K और K मिलके 2K. बाद में टाइम पीरियड 6 सेकेंड लिख देते हैं. 2 पाई रूट ओवर प्लेटफॉर्म का मास 12 होगा. एक और मास M ला के रख दिए. दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल में है, 2K पड़े रहने दो. ये हो गया प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन. अब क्या करो, फर्स्ट में सेकंड से आप डिवाइड कर दो. तो देखो फर्स्ट अपान सेकंड तो आ जाएगा 3 अपान 6 इज इक्वल टू रूट ओवर. जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 2K से 2K कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 12 अपान 12 प्लस M, है ना. ये कैंसिल होके 2 आ गया तो यहाँ से 1/2 बच गया. तो 1/2 बच गया तो इसका स्क्वायर कर दो प्यारे बच्चों तो 1/4 आ गया, रूट हट गया और ये आ गया 12 अपान 12 प्लस M. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 12 प्लस M इज इक्वल टू आ गया 48. तो यहाँ से M इज इक्वल टू 48 माइनस 12 आ गया और इसको अगर आप माइनस कर दीजिए तो 8 माइनस 2 इज 6 एंड 4 माइनस 1 इज 36 kg का मास इसका मतलब रखा गया है. तो यहाँ पे देखिए बेटा 36 यहाँ पर दिया है. वो वाला M kg का मास बाद में ला कर रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, assertion रीजन का क्वेश्चन है 25, है ना. assertion एंड रीजन. इफ ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन ए लिफ्ट एंड लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स इनफाइनाइट. एकदम सही है. जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर L अपान जी और फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर ग्रेविटी 0 हो जाता है. इसकल टू देखो इनफाइनाइट आ गया, एकदम सही है.
फ्री फॉलिंग बॉडी हैज एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। जब कोई फ्री फॉलिंग बॉडी होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर होता है, ये भी एकदम सही है ना, जी से वो नीचे आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों करेक्ट है और जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि लिफ्ट जब फ्री फॉलिंग करता है तो उसका एक्सेलरेशन, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है और लिफ्ट के अंदर ग्रेविटी जो होता है वो जी माइनस जी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 26 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, स्टेटमेंट दो दिया है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दिया है। हैवियर बॉडीज फॉल विद ग्रेटर एक्सेलरेशन, गलत है प्यारे बच्चों। एक्सेलरेशन तो यही विशेषता है, अगर आप कम मास या ज़्यादा मास, दो मास को अगर यहाँ से आप गिरा दीजिए तो दोनों पे ग्रेविटी एक बराबर लगेगा, ग्रेविटी अलग अलग नहीं लगेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर ऑन द हैवियर बॉडीज, ये तो सही है। फोर्स कह रहा है, फोर्स क्या है, mg, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर mg ज़्यादा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ये सही है। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ए ऑप्शन इसका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट्स एंड बी आर 4r एंड r। तो प्यारे बच्चों, जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट होता है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ये जी एम ई अपान आर्बिटल रेडियस r होता है। तो आर्बिटल रेडियस √r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले इसका डिस्टेंस 4r है, बाद में r है। इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज 3v, तो कह रहा है कि बी वाले का स्पीड बताओ कितना होगा। तो ठीक तो है, ए का स्पीड अपान बी सैटेलाइट का स्पीड इक्वल टू √ओवर बी का ऑर्बिटल रेडियस अपान ए का ऑर्बिटल रेडियस। स्पीड इज इक्वल टू √ओवर जी एम ई अपान आर, ऑर्बिटल स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ओवर आर, दैट इज ए का ऑर्बिटल स्पीड अपान बी का ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू बी का ऑर्बिटल रेडियस अपान ए का ऑर्बिटल रेडियस। बी का ऑर्बिटल रेडियस है प्यारे बच्चों r, और इसका है 4r इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ए वाले का ऑर्बिटल स्पीड 3v दिया है, बी वाले का ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करना है, 1/2 आ गया। तो बी वाले का स्पीड आ गया कितना, 6v आ गया। देखो ये ऑप्शन सही है। इसके लिए इसका आइडिया रहना चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला r इज ऑर्बिटल रेडियस। क्वेश्चन नंबर 28, द हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द, कितने हाइट पर किसी बॉडी का वेट 1/16 हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला प्यारे बच्चों ग्रेविटी का होता है वही फॉर्मूला वेट का होता है। तो किसी हाइट पर जो वेट होता है W डैश इज इक्वल टू एक्चुअल वेट W अपान 1 प्लस वो हाइट है अर्थ सरफेस से h अपान अर्थ रेडियस का होल स्क्वायर। इसको एक्चुअल वेट का 1/16 कर दो, तो यहाँ पे लिख दो प्यारे बच्चों W/16 इज इक्वल टू W अपान 1 प्लस h अपान r का होल स्क्वायर। W से W कैंसिल हो गया, रूट ले लो, ये आ गया प्यारे बच्चों 4 इज इक्वल टू 1 प्लस h अपान r, है ना। तो h अपान r इज इक्वल टू आ गया 3, 1 इधर आ गया, तो h इज इक्वल टू 3r। अर्थ रेडियस से अगर 3 गुना हाइट हम लोग ऊपर चले जाएं, अर्थ रेडियस का 3 गुना, तो वहाँ पे किसी बॉडी का वेट एक्चुअल वेट का 1/16 हो जाएगा। और देखते हैं कोई आंसर मिला कि नहीं, एकदम एक्यूरेट आंसर मिला। हियर r इज अर्थ रेडियस, r क्या है, अर्थ रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम इफ स्ट्रेचिंग इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम नियर अर्थ सरफेस इज x0।
तो कह रहा है कि अगर अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर अगर ऊपर चला जाए तब वहां पर उसी स्प्रिंग में कितने का एक्सटेंशन क्रिएट होगा। देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होता क्या हमने बताया था भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और यहाँ पे जो वेट सस्पेंड आप कर रहे हो m मास का, तो इसका वेट mg लगता है, जिससे कि इसमें एक्सटेंशन जो क्रिएट हो रहा है x नॉट का क्रिएट हो रहा है, तो इधर स्टोरिंग फोर्स k x नॉट लगता है। तो चूंकि इक्विलिब्रियम नाम ले लिया है तो इक्विलिब्रियम पर mg को k x नॉट के बराबर आप कर लीजिए, है ना। तो mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन जब किसी हाइट पर आप जा रहे हैं, 1600 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, तो मास वही रहेगा, g का g डैश हो जाएगा, k वही रहेगा और x यहाँ का क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट में सेकंड से प्यारे बच्चों डिवाइड कर दीजिए, मास से मास कट गया, g अपान g डैश इज इक्वल टू x नॉट अपान x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, g इंटू एक्स इज इक्वल टू g डैश इंटू एक्स नॉट आ गया। अब g डैश क्या है, 1600 किलोमीटर ऊपर ग्रेविटी है, बस फॉर्मूला लगा करके g डैश का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आ गया g इंटू एक्स इज इक्वल टू g डैश का वैल्यू g अपान 1 प्लस h अपान अर्थ रेडियस का होल स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। एक बार और देखते हैं, ठीक ठीक ठीक। तो g से g कट गया और यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स नॉट अपान 1 प्लस कितना ऊपर जाना था, 1600 किलोमीटर, अर्थ रेडियस 6400 किलोमीटर का होल स्क्वायर, 00 से 00 कट गया और यहाँ से आ गया एक्स नॉट अपान 1 प्लस 16 अपान 64, ये 4 नहीं कटा है तो ये आ गया प्यारे बच्चों 1 अपान 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स नॉट और ये आ गया 5 अपान 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स नॉट अपान 25, 16 एक्स नॉट अपान 25। ये अब नया एक्सटेंशन आ गया, x इज इक्वल टू 16 एक्स नॉट अपान 25। कितना अच्छा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट और ग्रेविटी दोनों मिला के क्वेश्चन बनाया है। 16 एक्स नॉट अपान 25, सी ऑप्शन प्यारे बच्चों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। The work done to raise a mass m from the surface of the earth to a height h which is equal to 7 times of earth radius। अर्थ रेडियस का 7 गुना ऊपर जाना है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि ऐसे में जो वर्क डन होगा इसका फॉर्मूला एकदम क्लियर आपको याद रहना चाहिए, है ना। ऐसे में वर्क डन ये होगा बॉडी की इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और किसी भी हाइट का इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एकदम क्लियर याद रहना चाहिए, mgh अपान 1 प्लस h अपान अर्थ रेडियस, है ना। तो आ गया mgh के स्थान पे कितना ऊपर जाना है प्यारे बच्चों, 7r, तो 1 प्लस और यहाँ पे भी लिख दीजिए h के स्थान पे 7r अपान r, है ना। r से r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 7mgr अपान 7 प्लस 1 8। तो 7 mgr अपान 8 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला जल्दी स्टूडेंट को याद नहीं रहता, है ना। इस पर खूब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और चाहे जेई मेन हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो, ये फार्मूला एकदम क्लियर याद होना चाहिए। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, है ना, किसी भी हाइट के लिए। इसी में एच को इग्नोर कर दो, बहुत कम कर दो, तो फार्मूला mgh आ जाता है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब इस 15 क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन दिक्कत किए हों उसको आप देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। थोड़ा वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराना पड़ता है, और दोस्तों मित्रों में खूब इसको शेयर कर दीजिए। तो एक वीडियो और इसका हम अपलोड करेंगे जिसमें कि 31 से लेकर के 45 तक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चन और मिल जाएगा, और धीरे धीरे करके पूरा वीडियो देख करके जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हों उसके एनालिसिस जरूर कीजिए, ठीक है। जल्द ही अगले टेस्ट का सिलेबस हम
बता देंगे, उसका डेट बता देंगे, टाइमिंग बता देंगे। इस बार की टाइमिंग थोड़ी चेंज की गई है टेस्ट की, है ना, क्योंकि जाड़े का समय है, ठंड का समय है, थोड़ा शाम को क्लास जब छूटता है टेस्ट का तो थोड़ा बच्चों को घर जाने में लेट हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी टाइमिंग चेंज की गई है। अगले वीडियो में आप देखिएगा, हम एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे जिसमें कि पूरा सिलेबस, 11वें टेस्ट का टाइमिंग और डेट सब बताएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।